तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस पे दो चीजें हमने देखा, सबसे पहले देखा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और लाइन ऑफ साइट। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और लाइन ऑफ साइट। कभी भी कोई भी आदमी खड़ा रहे, अगर वो हॉरिजॉन्टल की तरफ देखेगा तो उसको बोला जाता है लाइन ऑफ साइट। उसके बाद अगर वो ऊपर की तरफ देखे, ठीक है, ऊपर की तरफ देखे तो हॉरिजॉन्टल लाइन से जितना एंगल बनता है उस ऊपर वाले एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब वो नीचे की तरफ देखे तो उस नीचे जब देख रहा है तो उसको हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो उसका मैंने दो एग्जांपल बताया कि एक आदमी मान लेते हैं बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है, नीचे एक कार है, वो अगर नीचे में देख रहा है तो उसको मुंडी झुकाना पड़ेगा। जब उसको सर झुका के देखना पड़ेगा तब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा हमसे हमेशा। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से बनेगा हमेशा, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद एक आदमी मान लो यहाँ पे खड़ा है, उसको बिल्डिंग के एकदम टॉप तक देखना है। तो जब बिल्डिंग के टॉप तक देखेगा उसको अपना सिर को उठाना पड़ेगा। जब अपना सिर वो उठाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ठीक है, आप लोगों ने एलिवेटर नाम सुना है? यस सर। एलिवेटर मतलब क्या होता है? सर जो ऊपर तक लेके जाता है। जो आपको ऊपर तक लेके जाता है उठा के। डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब पता है? डिप्रेशन का मतलब होता है कि मतलब इसी टाइप का होता है मान लीजिए। और ठीक है, तो आप एक को पता चल जाएगा तो दूसरा तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, एक ही से याद रखते हैं। मान लेते हैं एलिवेशन। एलिवेटर का मतलब होता है ऊपर की ओर ले जाना। तो मतलब जब भी हम ऊपर की ओर देखेंगे तो हमारा बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और उसके अलावा जो है वो नीचे की तरफ देखेंगे तब बनेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब भी हम ऊपर की तरफ देखेंगे तब बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, जब भी हम नीचे की तरफ देखेंगे तब बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस यही कंसेप्ट है, इसमें दूसरा कोई कंसेप्ट नहीं है। दूसरा जो चीज है जो हमें याद रखना है वो ट्रिग्नोमेट्री का कुछ कुछ चीजें याद रखना है। ट्रिग्नोमेट्री का क्या याद रखना है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो था वो हमें याद रखना है। ठीक है, और भी कौन कौन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्या सिंपल सा टेन थीटा हमारे पास क्या होता था, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब क्या था, ओपोजिट। ओपोजिट बाय बेस, बेस का मतलब क्या था, एडजेसेंट। ठीक है, आप लोग को याद होगा। उसके बाद साइन थीटा क्या हुआ करता था, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मतलब ऑपोजिट, एच मतलब हाइपोटेन्यूज। ठीक है, cos थीटा, cos थीटा हमारा क्या होता था, बेस बाय बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये सब चीजें याद रखना है बस, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस को हम लोग क्या बोलते थे, बेस को हम लोग एडजेसेंट भी बोलते थे, हाइपोटेन्यूज मतलब तो हाइपोटेन्यूज लंबा वाला साइड। ठीक है, उसके बाद अगर ये तीनों याद हो जाए तो बाकी तीनों की जरूरत भी नहीं है, सब रेसिप्रोकल होता है। अगर मैं कॉट थीटा लूंगा तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, साइन थीटा है तो अगर मैं कोसेक थीटा लूंगा तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर मैं सेक थीटा लूंगा तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। ठीक है, ये बेसिक चीजें याद रखना, ये याद हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली याद हो गया। उसके बाद हमें जो बेसिक चीजें था, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, और टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। ये तीन चीजें याद रखना है। ठीक है, और दूसरा चीज है जो याद रखना है वो हमारे पास क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यानी कि टेन का रेसिप्रोकल। ठीक है, बस इतना हल्का फुल्का बेसिक चीजें याद रखना है। उसके बाद अगर आप याद रखना चाहते हैं तो आगे वाला भी रिवीजन कर सकते हैं। जैसे पास हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी था, उसका इतना जरूरत पड़ेगा नहीं इसमें, मेनली यही सब चीजों का जरूरत पड़ेगा। फिर भी हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो चीज पढ़े थे। हमने और आइडेंटिटी पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस कॉस। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा हमने पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा हमने पढ़ा था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ के रखा था। तो हमें बेसिकली ये जो ऊपर वाला येलो वाले पे है वही हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्यादातर इस चैप्टर में वही चीज आएगा। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक कुछ कुछ सवाल पूछता हूँ। ठीक है, कुछ कुछ एग्जाम्पल टाइप ऑफ चीजें करेंगे।
एग्जाम्पल, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास एक ट्राइंगल है, ध्यान से देखिएगा। एक ट्राइंगल है ए बी, हाँ, एक ट्राइंगल है ए, ये बी और ये सी। मान लेते हैं ये हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा 30 डिग्री दिया गया है और ये दिया गया है 3। सिंपल सा ये दिया गया है 3। हमें ए बी का डिस्टेंस निकालना है। ध्यान से समझिएगा, मेरे पास BC दिया गया है, ठीक है। BC दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। मेरे पास एंगल एंगल C दे दिया गया है कितना डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। मेरे पास BC का वैल्यू दिया गया है कितना, 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं। BC का वैल्यू दे दिया गया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मेरे को फाइंड आउट करना है AB, ठीक है। मेरे को फाइंड आउट करना है AB। चलिए आप लोग मेरे को ये बताइए कि मेरे को एंगल C दे दिया गया है, मेरे को BC दे दिया गया है, मेरे को फाइंड आउट करना है AB, ठीक है। तो मैं ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा रेशियो यूज करूंगा, साइन यूज करूंगा, कॉस यूज करूंगा या टेन यूज करूंगा? कौन सा यूज करने से मेरा आंसर आएगा, आप बताइए। ट्रिग्नोमेट्री का tan 30। tan थीटा यूज करने से आएगा। अगर मैं tan 30 डिग्री लूंगा, क्योंकि tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan 30 निकालूंगा, परपेंडिकुलर मेरा आ गया AB, ठीक है, और बेस मेरा आ गया BC, ठीक है। तो मेरे पास tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। 1/√3। तो AB बाई ये कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। तो यानी कि AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/√3। तो इसका वैल्यू आराम से हमारे पास निकल गया। आया समझ में? अब मान लेते हैं एक एग्जांपल में और पूछता हूं, क्योंकि बस यही चीज हमें पता करना होता है, बाकी ये चैप्टर बहुत ही आसान है, ठीक है। अगला मैं एक चीज और पूछता हूं, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं हम एक ट्राइंगल और ले लेते हैं, ठीक है। एक ट्राइंगल और ले लिया हमने, PQR के नाम से, ठीक है। ये दे दिया गया, मान लेते हैं 60 डिग्री, ठीक है। ये दे दिया गया, मान लेते हैं 5, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है PQ, हमें फाइंड आउट करना है PQ, ठीक है। ये एग्जांपल 2 है हमारा। हमें फाइंड आउट करना है PQ। अब बताइए, हमें PR दिया गया है, हमें एंगल P दिया गया, हमें PQ फाइंड आउट करना है, तो क्या यूज करेंगे, साइन, टेन और cos 60। कौन सा यूज करेंगे, cos 60। कॉस यूज करेंगे। वेरी गुड, क्योंकि कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। क्योंकि पी का एडजेसेंट कौन है, कॉस 60 डिग्री हम यूज करेंगे। कॉस 60 डिग्री अगर हमें यूज करना होगा तो क्या हो जाएगा, एडजेसेंट मतलब क्या हो जाएगा, पी क्यू, हाइपोटेन्यूज मतलब क्या हो जाएगा, पी आर, ठीक है। कॉस 60 डिग्री मतलब क्या हो गया, 1/2 पी क्यू, पी आर का मतलब कितना हो गया, 5। तो पी क्यू का वैल्यू डायरेक्टली निकल जाएगा 5/2, ठीक है। अगर हमें क्यू आर निकालना होता, क्यूआर निकालना होता तो हम क्या यूज करते हैं, साइन। क्यूआर निकालना होता तो हम साइन यूज करते हैं, क्योंकि साइन हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, क्यूआर, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, cos sin 60 डिग्री हमारे पास आता है, ये क्यूआर आ जाता है और ये पी आर आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, √3/2। तो यानी कि हमारे पास क्यूआर इज इक्वल टू कितना आ जाता, 5√3/2, ये वैल्यू आ जाता है। आया समझ में, क्लियर हुआ, किस समय क्या यूज करेंगे, यस सर। ठीक है। बस यही चीज हमें जानना था हल्का सा, किस समय क्या यूज करेंगे, बाकी सारा सर एक डाउट है। हाँ बोलिए। सर एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन तो सर कुछ भी हो सकता है ना, 20, 30, 40। तो सर उसका वैल्यू अगर वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक हाँ, रेशियोज आप यूज लोग करना है को तो कैसे पता आप लोग को चलेगा? नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग को 20, 30, देखिए कोई चीज ऐसा है कि आप लोग को ABCD पढ़ाया और खूब सारा एकदम टफ सा एक ऐसे पूछ लिया, तो आप लिख पाइएगा क्या, बताइए। आपको आज पढ़ाते नो हैं, सर। हाँ, तो वही चीज है। तो इसीलिए आपको उस चीज का सिखाया जाएगा, ठीक है। अगर आपको 20 डिग्री दिया जाता है तो 20 डिग्री के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। जबकि आपके सिलेबस में 20 डिग्री वाला है नहीं। हाँ, ये जरूर आपने सही सवाल पूछा कि 20 डिग्री भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन अभी तक हम लोग वो चीज पढ़े नहीं है कि 20 डिग्री में क्या वैल्यू आएगा, 40 डिग्री में क्या वैल्यू आएगा, ठीक है। तो जब हम लोग वो चीज पढ़े नहीं है, हम लोगों से वो चीज नहीं पूछा जाएगा, ठीक है।
तो उस चीज को हम लोग पढ़ेंगे अगले साल जब हम वो चीज पढ़ेंगे क्लास 11th में 12th में, तब हमसे वो चीज हो जाएगा। ठीक है, वो चीज आगे जाके मिलता है आप लोगों को, अभी नहीं मिलेगा। अभी सिलेबस में आप लोगों को बस एक्यूट एंगल का याद करना है और 0 डिग्री और 90 डिग्री का याद करना है, बस सिंपल सा उतना ही, उसके अलावा ज्यादा याद नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आगे पता चलेगा याद करने की भी जरूरत नहीं, हम आराम से निकाल सकते हैं चीजें। ठीक है, हुआ क्लियर? यस सर। ठीक है, तो आप लोग को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए उसका अब हमें अभी एक क्वेश्चंस करके देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस होगा, इस तरीके से इतना सारा चीजें जो हमने देखा वो कैसे काम करेगा। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले बोला गया कि एक वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन ए लेवल ग्राउंड, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फाइंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, टेक रूट 3 इज इक्वल टू 1.732। ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या है, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन बोला गया है, ये वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड। वर्टिकल पोल, आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पोल देखा है, लाइट का पोल देखा है कि नहीं देखा है? यस सर। ठीक है, ये हमारा मान लेते हैं ग्राउंड है। ठीक है, ग्राउंड पे एक वर्टिकल पोल रखा गया है इस तरीके से। ठीक है, मैंने एक ऐसे मान लिया और इसका नामकरण मैंने कर दिया। ठीक है, चलो मैंने इसका नाम रख देते हैं ए बी। ये जो वर्टिकल पोल आ गया उसका नाम रख दिया मैंने ए बी। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से, कहां से? 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। फुट ऑफ द पोल क्या हो गया? बी हो गया, ये तो हेड ऑफ द पोल हो गया। ठीक है, ऊपर क्या हो गया? हेड हो गया, नीचे क्या हो गया? फुट हो गया। इससे का 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, यानी कि फुट ऑफ द पोल से कितना मीटर अवे? 25 मीटर अवे, 25 मीटर अवे। मान लेते हैं ये पॉइंट का नाम हमने रख दिया। अब कोई ये भी पूछ सकता है कि सर आपने 25 मीटर लेफ्ट हैंड साइड में क्यों लिया, 25 मीटर राइट हैंड साइड में क्यों नहीं लिया? ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है सिर्फ 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, ये लेफ्ट राइट नहीं बोला है, तो आप चाहे लेफ्ट में ले लीजिए चाहे राइट में ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन जितना बोला है हमें उतना ही दिमाग लगाना है, उससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हमें सिर्फ बोला गया 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पुल, तो हमने 25 मीटर अवे ले लिया, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड में लीजिए या राइट हैंड साइड में लीजिए, उससे आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। The angle of elevation of its top is found to be 60 डिग्री। ठीक है, अब क्या हो जा रहा है, ये जो 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फुट ऑफ द पोल, ठीक है, 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, कॉमा दिया गया, मतलब उसी के बारे में फिर दोबारा बात करेगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज 60 डिग्री। अब यहां से जो टॉप में एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यानी कि अगर मैं पोल के टॉप तक देखूं, अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। अब मेरे को बताइए कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कहां से काउंट किया जाता है? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट मतलब क्या चीज? सी पॉइंट से डी। लाइन ऑफ साइट मतलब क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। लाइन, यानी कि कहीं पे भी अगर मेरे को हॉरिजॉन्टल लाइन मिले, उससे अगर मैं ये एंगल निकालूं तो एंगल कितना डिग्री होना चाहिए? 60 डिग्री। आया समझ में? अब बीसी भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, मैं यहाँ भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा तो ये भी एंगल 60 डिग्री होगा, दूसरा नहीं होगा। ठीक है, आया समझ में? तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ साइड, सॉरी एंगल ऑफ एलिवेशन। आया समझ में? एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया गया? 60 डिग्री। सबको ये डायग्राम समझ में आया मैंने क्या बनाया? यस सर। ठीक है, अब बोला क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। इस पूरे डायग्राम में पोल का हाइट कौन सा है मेरे को बताइए? ए बी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए बी फाइंड आउट करना। अब खुद सोचिए, एंगल सी दिया गया है, बी सी दिया गया है, और हमें बी ए फाइंड आउट करना है, तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक कौन सा रेशियो यूज करूंगा? आप खुद बताइए। 10 60 डिग्री यूज करेंगे ऑब्वियसली। अगर मैं 10 60 डिग्री यूज करता हूं, 10 60 डिग्री, ठीक है, या फिर चलो इसको मैं अच्छे से लिखता हूं, इन ट्राइंगल ए बी सी, मैथमेटिकल फॉर्म में आ जाता है, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू, हमारे पास कितना निकल के आएगा? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट होता है, ए बी बाई बी सी आ जाएगा, ए बी बाई बी सी। ठीक है, 10 60 डिग्री कितना होता है? √3। √3, तो ये आ गया √3। ठीक है,
ए बी कितना है फाइंड आउट करना है, बी सी कितना है 25, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा 25√3 मीटर, ठीक है। हमें बोला गया है टेक √3 इज इक्वल टू 1.732, ठीक है। तो हम इसको क्या हो जाएगा, ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू निकल जाएगा 25 इंटू 1.732। उसके बाद आप लोग मेरे ख्याल से इसको तो कैलकुलेट कर ही लीजिएगा, आई होप इतना तो हो जाएगा ना। यस सर, हाँ यस सर, सो 43.3 समथिंग। हाँ 43.3 समथिंग, जो भी वैल्यू आता है आप लोग एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ तक बता दिया, बाकी मेरे ख्याल से आप लोगों को आ जाएगा करना। तो आप लोग को लॉजिक समझ में आया किस तरीके से किया गया ये क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन होता है। मैं एक क्वेश्चन और करके बता रहा हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन और करके बता रहा हूँ, तब और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा आप लोगों में, ठीक है। इस चैप्टर में कोई, इस टॉपिक में कोई सिलेबस नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं पढ़ना है, बस ये ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ लिया सो पढ़ लिया बस, ठीक है। देखिए ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है क्वेश्चन। और देखिए इसमें क्या दिक्कत क्या आएगा मैं बता रहा हूँ, ये जो चैप्टर है ये चैप्टर बहुत इजी है, इसमें बस दिक्कत आएगा आप लोगों को किसमें कि आप लोग इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने ये मैथ में ये पढ़ के मैंने बना दिया कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, यहाँ से वो दिखेगा, यहाँ से ये दिखेगा, तो इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। तो इसलिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ अभी उसको बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। उसको अगर आप ध्यान से सुनिएगा तो आपका आंसर बड़े आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे मेन चीज होता है हमें ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसको पढ़ के समझना कि ये लिखा क्या हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक काइट इज फ्लाइंग, एक काइट फ्लाई कर रहा है, ठीक है, एक पतंग, अटैच्ड टू ए थ्रेड व्हिच इज 165 मीटर लॉन्ग। एक काइट जो है फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है, और काइट में जो थ्रेड यानी कि जो रस्सी धागा लगा हुआ है वो कितना मीटर लंबा है, 165 मीटर लॉन्ग। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, फुल स्टॉप भी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। द थ्रेड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, द थ्रेड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, ठीक है। क्या समझ आ रहा है, किसको क्या समझ आ रहा है इसका मतलब? सर ग्राउंड से जो काइट है, काइट का जो थ्रेड है वो 30 डिग्री बनाएगा एंगल, एंगल में है, सिंपल सी बात है, ठीक है। थ्रेड कुछ इस तरीके से होगा, मान लेते हैं ये मेरा ग्राउंड है, ठीक है। तो थ्रेड जो होगा कुछ इस तरीके से होगा जो ग्राउंड के साथ कितना डिग्री एंगल बनाए, 30 डिग्री एंगल बनाए, सिंपल से ये चीज बोला गया, ठीक है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन होता है, ध्यान से सुनिएगा। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड से काइट का हाइट निकालना है, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द थ्रेड। नो स्लैक मतलब बोला गया है कि जो ये धागा है, धागा ऐसे हिल नहीं रहा है, ठीक है, धागा ऐसे ऐसे हिल नहीं रहा है या ऐसे ऐसे मोशन नहीं कर रहा है, धागा जो है एक साइड ऐसे खड़ा है, ऐसा एज्यूम कर लिया गया, ठीक है। क्योंकि धागा हिलेगा तो उसका एंगल चेंज होगा, एंगल चेंज होगा तो वैल्यू में डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो इसीलिए वो एज्यूम किया गया कि धागा जो है चलो वो स्टेडी है, यानी कि नो स्लैक। चलिए देखते हैं फिर से वही, मान लेते हैं हमारे पास एक ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड हो गया, ठीक है। अब ग्राउंड है, यहाँ पे कहीं पे हमारे पास एक काइट है, ठीक है, हमारे पास एक काइट है, इस तरीके से काइट जो है वो उड़ रहा है, ठीक है। अब जो काइट उड़ रहा है, काइट के साथ एक धागा बांधा हुआ है इस तरीके से, मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा ए है, ठीक है। काइट के साथ एक धागा बांधा हुआ है और वो धागा जो है ग्राउंड के साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। सबको ये डायग्राम समझ में आया? ये काइट इज फ्लाइंग अटैच्ड टू ए थ्रेड दैट इज 165 मीटर लॉन्ग, और ये जो थ्रेड है वो कितना है, 165 मीटर लॉन्ग होगा, ठीक है। द थ्रेड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड। ये डायग्राम सबको समझ में आया मैंने क्या बनाया? यस सर। ठीक है। उसके बाद बोला गया फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। अब काइट का हाइट ग्राउंड से निकालना है, मतलब ये चीज, इस पॉइंट को मैं चलो बी नाम रख देता हूं और इसको चलो मैं सी नाम रख देता हूं जहां पे काइट है। यानी कि हमें क्या चीज फाइंड आउट करना है, आप लोग को क्या लग रहा है देख के? बीसी फाइंड करना है, बीसी फाइंड आउट करना है, क्योंकि काइट का हाइट जो है ग्राउंड से, अब ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो हम लोग फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, एबीसी हमारे पास एक ट्राइंगल है। अब खुद सोचिए, मेरे पास एसी दिया गया है, मेरे पास एंगल ए दिया गया है और मेरे को बीसी फाइंड आउट करना है, मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करूंगा? sin 30 sin 30 डिग्री, ऑब्वियस।
तो साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, BC बाई AC। ठीक है, तो साइन ऑफ 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। 1/2। BC हमें पता नहीं, फाइंड आउट करना है। AC कितना दिया गया, 165। ठीक है, तो यानी कि BC का जो वैल्यू निकल जाएगा, BC इज इक्वल टू निकल जाएगा 165/2 मीटर। ठीक है, 165/2 मीटर मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, BC का कितना आ जाएगा, 2 8 जा कितना कुछ आएगा, 82.5 मीटर। ठीक है, तो यानी कि ग्राउंड से इसका जो लेंथ आएगा इस काइट का। ठीक है, तो ये सब ट्रिग्नोमेट्री के कुछ छोटे छोटे यूज है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। किसी ने मेरे से सवाल पूछा था लास्ट टू लास्ट क्लास शायद कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है सर। ठीक है, तो ये मैंने बताया था कि एक आप लोगों को चैप्टर मिलेगा, उसमें आप लोगों को हल्का फुल्का ट्रिग्नोमेट्री का यूज समझ में आएगा कि किस तरीके से यूज करना है। तो क्या आप लोग को लग रहा है कि ये टॉपिक टफ है? ये टॉपिक बिल्कुल टफ नहीं है। इस टॉपिक में बस एक ही काम करना है कि क्वेश्चन को पढ़ के समझना है, और कुछ कुछ जगह कुछ कुछ लॉजिक यूज होगा जिसको हम लोग देखेंगे समझेंगे। ठीक है, आया समझ में? यस सर। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। यस सर है तो मेरे पास भी एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये क्वेश्चन लीजिए एग्जाम्पल नंबर 3 और इसको सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या आना चाहिए। फटाफट, आप लोगों के पास 2 मिनट का समय है, फटाफट सॉल्व करके बताइए कि आंसर क्या होना चाहिए। मीटर 25 मीटर, सबका 25 मीटर निकला। 75 मीटर 75 मीटर, चलिए बहुत बढ़िया, सबका 75 निकला, या बहुत लोग अभी तक ट्राई कर रहे हैं। तो चैप्टर कैसा लगा, चैप्टर आसान है कि टफ है ये? इसमें कुछ पढ़ने लायक चीजें नहीं है, बस क्वेश्चन करते जाना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सर 75। ओके, चलिए करते हैं। द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग बिटवीन ए काइट एंड ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 85 मीटर। इस बार दिया हुआ है, मान लेते हैं ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा काइट है। ठीक है, ये हमारा काइट है, वो हमारा ग्राउंड है। अब ग्राउंड से लेके काइट तक का जो लेंथ है स्ट्रिंग का, इसको हम लोग ए पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बी पॉइंट मान लेते हैं। ये जो लेंथ है, ये लेंथ दिया गया है 85 मीटर। ठीक है, इफ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड लेवल, इस बार ग्राउंड लेवल के साथ कितना एंगल दिया गया है, थीटा एंगल दिया गया है। अगर आप लोग का वीडियो ऑफ हो जाता है तो वापस से ऑन कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन हम लोग ये सॉल्व करेंगे। ठीक है,
सच दैट tan थीटा इज इक्वल टू 15/8। ये हमें दे दिया गया है। देखो कभी कभी जो चीजें हम पढ़े नहीं है, अगर वो चीजें ये लोग पूछ लेगा तो उसका वैल्यू ऑलरेडी दे दिया जाएगा। आया समझ में आप लोगों को? अगर tan 20 डिग्री कहीं से आ जाता है तो ये लोग वैल्यू ऑलरेडी दे देगा कि tan 20 डिग्री इज इक्वल टू दिस बाय दिस। ठीक है, आया समझ में? तो इसलिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सब चीजों का। देन फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी सी, सॉरी ये हो जाएगा सी। ठीक है, देखिए हमें फाइंड आउट करना है बीसी। ठीक है, तो बीसी फाइंड आउट करने के लिए tan थीटा ऑलरेडी दे रखा है। सॉरी, हमें क्या क्या दे रखा है? The length of a string between a kite and a point on the ground is 85 meter if the string makes an angle। हाँ ओके, हाँ। अब चलिए हमें बताइए, क्या अगर हमें ये फाइंड आउट करना है, क्या बोलता है, हाइट फाइंड आउट करना है, तो हाइट फाइंड आउट करने के लिए तो हमें क्या साइन थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, हमें tan थीटा दे रखा है। देखिए tan थीटा अगर हमें दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, तो ऑब्वियसली बात है, अगर tan थीटा 15/18 दे रखा है तो ऑब्वियसली बात है ये वाला वैल्यू 15 होगा, ये वाला वैल्यू 8, ऐसा कुछ होगा। होगा कि नहीं होगा? तो उस हिसाब से sin थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? ठीक है, अगर किसी को ये भी दिक्कत हो रहा है तो इसको हम लोग ऐसा समझ सकते हैं। ओके, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हमें क्या दिया गया है? द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन ए काइट एंड ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 85 मीटर if the string makes an angle theta with the ground level such that tan theta is equal to 15/8, then find the height of the kite from the ground। अब height of the kite from the ground find out करने के लिए हमें चाहिए sin theta, हमें चाहिए sin theta। ठीक है, बट हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है tan theta। ठीक है, तो इसका हम लोग दो तीन तरीकों से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें sin थीटा फाइंड आउट करना है, तो देखो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। एक तो बड़ा ही आसान सा तरीका, tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाता है? sin थीटा बाई cos थीटा। ठीक है, और tan थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है? 15/8। एक बड़ा ही आसान सा तरीका है, sin थीटा बाई cos थीटा। ठीक है, बड़ा ही आसान सा तरीका है। हमें sin थीटा फाइंड आउट करना है, सिंपल सी बात है। तो sin थीटा फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8/15 sin थीटा। ये समझ में आया सबको? हमने क्या किया? cos थीटा इज इक्वल टू कितना निकल गया? 8/15 sin थीटा। क्लियर हुआ? ठीक है, उसके बाद अगर मैं cos स्क्वायर थीटा कर दूं तो क्या हो जाएगा? आप लोग खुद सोचिए, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 15 स्क्वायर, और ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो इसको हम लोग 1 नंबर से सेव कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा कितना आ गया? 8 स्क्वायर बाई 15 स्क्वायर इंटू sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास कितना आ जाएगा? अगर मैं इधर 15 स्क्वायर ले लूं, 15 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 15 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 8 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 15 का स्क्वायर कितना होता है? 125। कितना? 225 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 225। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 225 बाई 225 प्लस 64, ये कितना हो गया? 9। ठीक है, 6 7 8 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का स्क्वायर होता है। तो यानी कि साइन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा? ये साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आया, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट करूंगा तो ये आ जाएगा 15/17। आया समझ में? कैसे निकाला हमने? बड़े आसान सा है। तो ये साइन थीटा का वैल्यू निकल गया 15/17। ठीक है, और साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब क्या हो जाएगा? साइन थीटा ये है, BC बाई AB हो जाएगा। इसका वैल्यू हो जाएगा BC बाई AB।
ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू हमें निकल चुका है 15/17, 15/17 इज इक्वल टू BC हमें फाइंड आउट करना है, और AB कितना दिया हमारे पास 85, ये दिया गया है हमारे पास 85। ठीक है, तो यानी कि BC इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा हमारे पास 15 इंटू 85 डिवाइडेड बाई 70। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारे पास कितना आ जाएगा 17 5 जा कट जाएगा मेरे ख्याल से 90 हाँ 5 7 जा 35 5 1 जा 5 6 7 8 हाँ, तो फिर BC का वैल्यू 75, BC का वैल्यू कितना आ जाएगा 75 मीटर। ठीक है, क्लियर हुआ? यस ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं चाहूंगा कि आज आप लोग क्वेश्चन नहीं कीजिए, ठीक है, आज इस चीज को अच्छे से देखिए, ठीक है, और जो भी टेस्ट के लिए मैं बोल रहा हूँ उस चीज को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, कल मैं दूंगा क्वेश्चंस करने के लिए, आज मैं ये PDF सेंड कर दूंगा, इसको लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं जहां तक बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में सबको अच्छा करना है, ट्रिग्नोमेट्री के एग्जाम है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे तीनों में से किसी भी दिन हो सकता है, मैं बता दूंगा, जिस दिन होने वाला रहेगा आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। थैंक यू।